हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुशील। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज फिर से मैं 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न और उससे संबंधित जो है फैक्ट लेकर आया हूँ। फैक्ट का जो है प्रैक्टिस सीरीज लेकर आया हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सीरीज है दोस्तों, जो आप लोगों के आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने अनाउंस किया था कि अलग अंदाज में कंटेंट देने वाला हूँ, आज वो बिल्कुल आपके सामने होगा। और बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने खुद के हाथों से बनाया है और बहुत मेहनत करके बनाया है। दोस्तों, इसको बनाने में जो मेहनत लगी है उसके बदले मैं आप लोगों से आपका सपोर्ट चाहता हूँ, और आपको पता ही होगा कि कैसे आप मुझे सपोर्ट करोगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा फ़ायदा इससे आपको होगा। इससे जो है दोस्तों, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर फॉलो, और यहाँ अगर फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पे हो तो मतलब सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे बिना टाइम को गवाए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बुध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन ए है दोस्तों कुशीनगर, ऑप्शन बी है दोस्तों लुम्बिनी, ऑप्शन सी है दोस्तों सारनाथ, और ऑप्शन डी है दोस्तों बोध गया। तो इसका क्या क्या सही उत्तर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी। बुध को जो है दोस्तों, और बुध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। बुध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था, और बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। गौतम बुद्ध ने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म की, किस धर्म की स्थापना किया था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस परिवर्तन के नाम से? तो धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व है दोस्तों। यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, जिसमें ईस्वी नहीं ईसा पूर्व होगा यहाँ दोस्तों। ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है दोस्तों महापरिनिर्वाण मृत्यु जो है वर्ष 463 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई थी 463 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों चाणक्य को, ऑप्शन बी है दोस्तों अमर सिंह को, ऑप्शन सी है दोस्तों सुश्रुत को, और ऑप्शन डी है दोस्तों चरक को। इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसमें सही उत्तर है सुश्रुत। सुश्रुत जो है दोस्तों, सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना गया है। सुश्रुत को जो है सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना गया है। सुश्रुत ने आयुर्वेद के क्षेत्र में सभी काम किया था, ऐसा लिखा था दोस्तों। यहाँ अभी काम नहीं किया था, सभी यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है दोस्तों, सभी होगा। अगला है दोस्तों चरक आयुर्वेद के क्षेत्र में से संबंधित है। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा है। चरक आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ क्या लिखा है? चरक संहिता। किसने लिखा है दोस्त? चरक ने। चरक के बारे में भी जान गए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा दोस्तों बुराई से बचाव, ऑप्शन नंबर 2 है निर्भीकता, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञानोदय, और ऑप्शन नंबर 4 है उपदेश। ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्त उपदेश है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करता है। अभय मुद्रा किसको प्रदर्शित करता है? तो सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करता है। पर कोई प्रश्न नंबर 4 जो है दोस्तों, विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा दोस्तों गौतम बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा ऋषभदेव, ऑप्शन नंबर सी देखिएगा दोस्तों महावीर जैन, और ऑप्शन नंबर डी देखिएगा दोस्तों गोविंद सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों गौतम बुद्ध जो है इसका सही उत्तर होगा। अब कुछ फैक्ट जानते हैं दोस्तों। त्रिपिटक के बाद त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है।
त्रिपिटक की भाषा पाली है। त्रिपिटक की भाषा जो है दोस्तों पाली है। और गौतम बुद्ध के त्रिपिटक, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित तीन ठो त्रिपिटक थे दोस्तों, जो इस प्रकार थे: शुद्ध पिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधक पिटक। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5वें नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। स्तूप क्यों बनाए गए थे? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों? इसका पहला ऑप्शन है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। और बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? धार्मिक सभाएं करने के लिए। सी ऑप्शन है दोस्तों बुद्ध की पूजा करने के लिए। और डी ऑप्शन है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए स्तूप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। स्तूप जो है बनाए गए थे पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा में लिया गया है। इसका अर्थ है पाली या देर होता है। क्या होता है दोस्तों? पाली या देर होता है। स्तूप जो है किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में दोस्तों। स्तूप जो है संस्कृत भाषा से लिया गया है। स्तूप किसी क्षेत्र की चिता समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल में प्रसिद्ध हुआ था। स्तूप कब प्रसिद्ध हुआ था? तो बौद्ध काल में। याद रखिएगा स्तूप के बारे में। और क्या है दोस्तों? स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूप का अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि स्तूप का सर्वप्रथम जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान दीजिएगा ऋग्वेद में। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। तो ए ऑप्शन है दोस्तों बाबा अल मंदेब जल संधि। बी ऑप्शन दोस्तों मलक्का जल संधि। और उसके बाद सी ऑप्शन है दोस्तों हडसन जल संधि। और डी ऑप्शन है दोस्तों होर्मुज जल संधि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? होर्मुज जल संधि जोड़ती है। कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? तो होर्मुज जल संधि। इसको याद रखिएगा, होर्मुज जल संधि जोड़ती है। यह जल संधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। कहाँ के बीच स्थित है दोस्तों यह जल संधि? तो ईरान और ओमान के बीच होर्मुज जल संधि स्थित है। होर्मुज जल संधि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट है। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल चौक पॉइंट कहाँ है दोस्तों? तो होर्मुज जल संधि ही है। ईरान, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब इस मार्ग के माध्यम से अपना कच्चा तेल निर्यात करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? किस राज्य में जो है बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों उत्तराखंड, ऑप्शन बी है दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन सी है दोस्तों राजस्थान और ऑप्शन डी है दोस्तों गुजरात। तो इसमें सही उत्तर क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए जो उत्तराखंड। ऑप्शन ए है जो उत्तराखंड जहां बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। इसका जो है दोस्तों उत्तराखंड का राजधानी जो है दोस्तों देहरादून में है। और इसका जो है स्थापना हुआ था, उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 9 नवंबर 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो का क्या नाम है? तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों सबसे लंबी नदी, सबसे बड़े घास का मैदान और सबसे बड़े घने जंगल का मैदान और ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत अफ्रीका में किलिमंजारो का मतलब होता है ज्वालामुखी पर्वत। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप के तांजानिया देश में है। कहाँ है दोस्तों? तांजानिया देश में है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 5895 मीटर है। किलिमंजारो की ऊंचाई कितना है दोस्तों? तो 5895 मीटर। इस पर्वत पर 3 ज्वालामुखी है। किलिमंजारो पर कितने ज्वालामुखी है दोस्तों? तो 3 ज्वालामुखी है जो इस प्रकार है। तीन ज्वालामुखी है। पहला है कीबो, दूसरा है सीरा और तीसरा है मावेजी। कीबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। कौन सा ज्वालामुखी दोस्तों? कीबो ज्वालामुखी। ये जो है कीबो ज्वालामुखी जो है, यहाँ कुछ गलत है,
कीबोर्ड लिखा गया है, जबकि कीबो ही होगा। कीबो ज्वालामुखी जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है? सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत क्या कहलाता है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, आयन मंडल, और उसके बाद दूसरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रकाश मंडल, तीसरा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा वर्ण मंडल, और डी लास्ट ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा आभा मंडल। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है दोस्तों आभा मंडल। सूर्य के वातावरण का बाह्यतम परत कहलाता है क्या? आभा मंडल कहलाता है। नोट देखिएगा, सूर्य के परतों में कोरोना सूर्य की बाहरी परत है। कोरोना जो है सूर्य की बाहरी परत क्या है दोस्त? कोरोना। और प्रकाश मंडल सूर्य की सबसे निचली व गहरी परत है। प्रकाश मंडल जो है निचली और सबसे गहरी परत कौन सा है दोस्तों? तो प्रकाश मंडल। वर्ण मंडल जो है प्रकाश क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र के बीच स्थित है। वर्ण मंडल को पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। वर्ण मंडल को कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? गंगा की एक बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है दोस्तों निम्नलिखित में से? पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा ऑप्शन है घाघरा, तीसरा ऑप्शन है कावेरी, चौथा ऑप्शन है चंबल। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर है दोस्तों घाघरा। घाघरा जो है गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है। लंबाई के रूप में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। लंबाई के रूप में गंगा नदी गोमुख के निकट गंगोत्री हिम्मत से भागीरथ के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा के रूप में बहती है। प्रयागराज में गंगा का संगम यमुना से होता है। कहाँ से होता है? यमुना से, जहाँ कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा जो है पश्चिम बंगाल में दो भाग में बांट जाती है। किस किस भाग में? एक धारा हुगली नदी में और के रूप में, तथा दूसरी भागीरथ नदी के रूप में अलग होती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद जो धारा बहता है उसे मेघा कहते हैं। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसे हम सही कर देंगे दोस्तों आप लोगों के पीडीएफ में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारत की अनुसूची किस अनुसूची में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 7वीं अनुसूची या 5वीं अनुसूची, और सी ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, और डी ऑप्शन है 6ठी अनुसूची। किस है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 7वीं अनुसूची में। सही उत्तर क्या है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कुल कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूचियां। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां शामिल हैं, और इस प्रकार है, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। राज्य सूची में 66 विषय थे, घटाकर कितना करा दिया? घटकर कितना हो गया दोस्तों? 61 राज्य सूची में। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 47 विषय जो अब घटकर 52 कर दिए हैं। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। किस चीज को? तो 10वीं अनुसूची को। और 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून करने वाला सदस्यों को अयोग्य ठहराने के विषय में प्रावधान किया गया है। अयोग्य ठहराने के विषय में प्रावधान किया गया है 10वीं अनुसूची में दल बदल करने वाले सदस्य को। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम
कि जनजातियों आबादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए जनजातीय क्षेत्र के स्वायत्त स्थानीय प्रशासन के अधिकारों के विषय में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है? पहला ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 26, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 15, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 19 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 16। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत जो है दोस्तों संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर जो है आवास रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित जो है कर सकती है, अनुच्छेद 16 ही। अनुच्छेद 16 में वर्णित किया गया है कि संविधान किसी भी नागरिक के साथ संविधान जो है किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, नस्ल है, नल नहीं है दोस्तों, नस्ल है, यहाँ कुछ है, नस्ल, जन्म या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देती है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता भी दी गई है। अनुच्छेद 26 में अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य, धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की निषेध किया गया है। अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों, सभी नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। 13 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 1858 में महारानी की उद्घोषणा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका कुछ नोट क्या है, जो है दोस्तों, यहाँ जो है दोस्तों प्रांत है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रांतों को दो भागों में प्रांतों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है और इसके अंतर्गत जो है 11 प्रांतों को गवर्नर के अधीन व 5 प्रांत जो है दोस्तों मुख्य आयुक्त के अधीन किए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम को 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के रूप में भी जाना जा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार क्या है, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड या अगस्त घोषणा थी। क्या थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड या अगस्त घोषणा थी। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, 1858 में ब्रिटेन की महारानी जो है महारानी ने घोषणा की कि ब्रिटिश रानी अब भारत की महारानी भी होगी। साथ ही डलहौजी हड़प नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 14 नंबर प्रश्न है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम जो है कब भारत का एक राज्य बना था? तो इसका पहला ऑप्शन होगा दोस्तों 1975, दूसरा ऑप्शन होगा दोस्तों 1973, तीसरा ऑप्शन है 1972 और चौथा ऑप्शन है 1950। सिक्किम जो है दोस्तों 1975 में भारत का राज्य बना था। कब बना था? 1975 में भारत का राज्य बना था। सिक्किम 16 मई 1975 में भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम को भारत के पूर्ण राज्य के रूप में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के अधीन घोषित किया गया। वर्ष 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। मैसूर का नाम जो है बदलकर कर्नाटक कर दिया गया और वर्ष 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग राज्य की दर्जा दी गई। 1972 में क्या हुआ था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को एक अलग राज्य की दर्जा दी गई। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है दोस्तों,
भारत के संविधान की केंद्र व राज्य सूची को कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो ऑप्शन क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, कनाडा है, और तीसरा ऑप्शन नीदरलैंड, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों रूस। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों कनाडा। संविधान की केंद्र और राज्य सूची को लिया गया था। अवशिष्ट अधिकारों के विचार भी कनाडा के संविधान से लिया गया था। अवशिष्ट अधिकारों के विचार कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया था? तो रूस के यूएसए के संविधान से लिए गए मौलिक स्रोत जो है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है यूएसए। न्यायिक पुनरावलोकन जो है यूएसए के संविधान से लिया गया था। संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय सर्वोच्चता कहाँ से लिया गया था दोस्तों? तो संविधान की सर्वोच्चता जो है यूएसए से ही लिया गया था। न्यायपालिका की स्वतंत्रता वो भी यूएसए से ही लिया गया था। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग जो है अमेरिका से ही लिया गया था। निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों यूएसए से ही लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि जो है यूएसए से ही लिया गया है। और विधि एवं वैधता आपदा भी वहीं से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय लिया गया है। अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? 16 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? कौन सी एक दुर्लभ मुद्रा नहीं है? कुवैत दिनार जो है दुर्लभ मुद्रा नहीं है। वह मुद्रा, अब दुर्लभ मुद्रा क्या होता है ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वह मुद्रा जिसकी मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है लेकिन उसकी पूर्ति कम है, वह दुर्लभ मुद्रा कहलाता है। कुवैत के बारे में जानते हैं दोस्तों। कुवैत जो है, राजधानी जो है कुवैत का कुवैत सिटी है। मुद्रा जो है कुवैती दिनार है। और कौन सी महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में है। 17 नंबर प्रश्न है, वित्तीय सहायता किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वित्तीय सहायता जो है नियंत्रित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम के बाद की गई थी। इसके बाद आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया है। 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया गया। राष्ट्रीयकरण, भारतीय आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ। और मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का? आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। और वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो 25वां गवर्नर है। आरबीआई का गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास। 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। वस्तुओं का वैश्विक संकेत अधिनियम कब लागू हुआ? वस्तुओं का वैश्विक संकेत अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। वस्तुओं का वैश्विक संकेत अधिनियम जो है दोस्तों 1999 में। जीआई टैग किसी क्षेत्र के विशेष उत्पाद को दिया जाता है। किस चीज को दिया जाता है? तो विशेष उत्पाद को जीआई टैग दिया। यह टैग उस स्थान को दुनिया भर में पहचान दिलाती है। सर्वप्रथम यह टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। 2004 में किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय को। अगला 19 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? पूर्ण रूप क्या है? एसएलआर का फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और इसका अर्थ होता है वैधानिक तरलता का अनुपात जो है, इसका अर्थ है। और 20 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका जो है सही उत्तर होगा दोस्तों विदेशी मुद्रा विनिमय दर। विदेशी मुद्रा जो है विनिमय दर जो है एक करेंसी में दूसरी करेंसी की कीमत होती है। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, इस पे ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अनिश्चितता का
सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अनिश्चितता का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ए होगा, जो वर्नर हाइजेनबर्ग है। वर्नर हाइजेनबर्ग, ये जो है दोस्तों, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है और उसका लोगो है। आप लोग SLGS अकेडमी पे जाकर आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अनिश्चितता का सिद्धांत कब आया था? तो 1927 ईस्वी में आया था, प्रतिपादित हुआ था 1927 ईस्वी में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? और डी ऑप्शन सही है दोस्तों, P बराबर mv। आप लोगों को भी याद होगा, द्रव्यमान गुने वेग। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? 10 के पावर माइनस 18 का क्या उपसर्ग है दोस्तों? 10 के पावर माइनस 18 का उपसर्ग, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आटो कहते हैं 10 के पावर माइनस 18 को। 10 के पावर माइनस 18 को जो है आटो कहेंगे। और कुछ नाम है दोस्तों और उसका उपसर्ग चिन्ह है, और 10 पर जो घात के रूप में है वो कुछ दिया गया है, इस प्रकार है। योटा को जो है वाई से संकेत करते हैं, और इसका जो है 10 का पावर 24 होता है, 10 के पावर 24। उसके बाद 10 के पावर 21 को जेटा कहते हैं, जो जेड से चिन्हित किया जाता है। और 10 के पावर 18 को एक्सा कहा जाता है, जो ई से चिन्हित है। और 10 के पावर 15 को पेटा कहा जाता है, जो पी से चिन्हित होता है। और 10 के पावर 12 को टेरा कहा जाता है, जो टी से चिन्हित है। और 10 के पावर 9 को गीगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गीगा, जो जी से चिन्हित हुआ है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पे आते हैं। ब्रोन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? ब्रोन तत्व का परमाणु क्रमांक जो है दोस्तों 5 होता है। ये तो बच्चा को पता होना चाहिए कि ब्रोन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 होता है। बोरॉन तत्व में जो है 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोरॉन तत्व में दोस्तों? तो 3 ठो होते हैं। और बोरॉन समूह आवर्त सारणी के वर्ग 13 में स्थित है। और आवर्त सारणी के वर्ग 13 में क्या सब है? बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है और आदि भी है। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न, एडीपीआईसी अम्ल का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम क्या है दोस्तों? हेक्सेन डाइओइक अम्ल है, हेक्सेन डाइओइक अम्ल। 25 का सी सही ऑप्शन है, सही उत्तर होगा दोस्तों 25 का सी। और 26 का है, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति क्या कहलाती है? तो इसका ए ऑप्शन होगा दोस्तों अस्तवक वृक्ष शोध। और उसके बाद है गुर्दा खराब हो जाना, वृक्ष शोध है। और गुर्दे में पथरी, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और उसमें जो है यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, तो ये स्थिति कहलाती है यूरेमिया जो है यह स्थिति कहलाती है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जीवित प्राणी में रासायनिक बांड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा के यह रसायन कहलाते हैं ATP। इसका सही उत्तर है दोस्तों ATP जो है इसका सही उत्तर होगा। और ATP जो है सेल्यूलर स्तर पर उपयोग व भंडारण की ऊर्जा का एक स्रोत है। सेल्यूलर स्तर पर उपयोग व भंडारण की ऊर्जा का एक स्रोत है। डेक्सट्रोज को सामान्य रूप में किस नाम से जाना जाता है? डेक्सट्रोज को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ग्लूकोज के नाम से। किस नाम से दोस्तों? तो ग्लूकोज के नाम से डेक्सट्रोज को जाना जाता है। डेक्सट्रोज एक स्टेराइल सॉल्यूशन है। डेक्सट्रोज क्या है? स्टेराइल सॉल्यूशन है, जिसे हमारे शरीर में सीरा के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। किस माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है? तो सीरा के माध्यम से इंजेक्ट किया जाता है। यह हमारे शरीर को विभिन्न मात्रा में शर्करा युक्त तरल पदार्थ में प्रदान करती है। शर्करा युक्त तरल पदार्थ में क्या करती है दोस्तों? प्रदान करती है। प्रश्न 29 पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों।
पौधे में दिन और रात के प्रति पाए जाने वाली संवेदना गुण क्या कहलाती है? तो ये जो है आरपीएफ 16 जनवरी 2019 में जो है 3rd शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन जो है दोस्त इम्पोर्टेंट ही था, तो आने वाले आपके क्वेश्चन आप एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसका पहला ऑप्शन क्या है? फोटो पीरियडिज्म। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन क्या है? फोटो वेनेशन, वर्न लाइजेशन और वेनेशन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये फोटो पीरियडिज्म। फोटो पीरियडिज्म जो है कहलाता है गुण। फिर से एक बार बता दूं दोस्तों, SLGS एकेडमी हमारा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप उसे सब्सक्राइब करके हमारा ये क्लास डिटेल से देख सकते हैं। बिग बेन कहाँ पर स्थित है? बिग बेन जो है दोस्त लंदन में स्थित है। बिग बेन कहाँ पे स्थित है दोस्त? लंदन में। बिग बेन जो है, बिग बेन लंदन के वेस्टमिंस्टर पैलेस के उत्तरी छोर पर स्थित घड़ी का उपनाम है। घड़ी का उपनाम है ये, जो वेस्टमिंस्टर पैलेस के उत्तरी छोर पर स्थित है। बिग बेन को पहली बार 31 मई 1859 में वेस्टमिंस्टर में रखा गया। कहाँ रखा गया? वेस्टमिंस्टर में। किसने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? आरपीएफ SI आप लोग यहाँ देखते रहिएगा कब और किस शिफ्ट में पूछा गया है। किसने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका ये जो है दोस्त सी ऑप्शन होगा सही। 31 का जो है सी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है ये नारा दिया था। जी ने यह नारा आगरा के कहाँ दिया था? आगरा के मोतीगंज स्थित पुरानी चुंगी मैदान में दिया था। पुरानी चुंगी मैदान में दिया था। दिल्ली चलो व जय हिंद का नारा भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही ने दिया था। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के अध्यक्ष थे। इसका मुख्यालय सिंगापुर में था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है 1943 में हुई थी। 1942 में नेताजी ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी। इसमें 1920 से 1942 तक की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम शामिल किया गया था। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? सुनील छेत्री जो है दोस्तों सबको बच्चा को पता है कि ये फुटबॉल क्षेत्र से संबंधित है और ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी है। क्या है दोस्तों? भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी है। सक्रिय फुटबॉल खिलाड़ियों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक गोल करने वाला मैचों में गोल करने वाला तीसरे स्थान, सबसे अधिक गोल जो है करने में तीसरे स्थान पर है। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2011 में अर्जुन पुरस्कार और 2019 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताब लिखा है। यह पुस्तक जो है दोस्तों 1934 में लिखा गया था और यह पुस्तक नेहरू द्वारा उनकी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों का संग्रह है। उनके इस पुस्तक का मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? इंदिरा गांधी को विश्व और उसके इतिहास से परिचित कराना। फिर अन्य पुस्तक क्या है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू की अन्य पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया टूवर्ड्स फ्रीडम और इंडिया एंड द वर्ल्ड। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द स्टाइमीड का संबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? गोल्फ। बोगी, पुटिंग द ग्रीन, टी पुट, हॉल, निर्बिलिक, कैडी, लिंक्स आदि भी गोल्फ से संबंधित शब्द है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों का। 35 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू की उत्पत्ति हुई है? कलारीपयट्टू मार्शल आर्ट की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों सही उत्तर है ये डबल टो। आपको बताया था कि डबल टो वाला जो रूट वर्ड है वो अक्सर केरल से ही संबंधित होते हैं। कलारीपयट्टू का जो अर्थ है युद्ध के मैदान की कला, और इसको भारत में मार्शल आर्ट का सबसे पुराना रूप भी माना जाता है। हाल ही में निम्न में से किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला 2024 जो है मिला है? हाल ही में किस अभिनेता को मिला है दोस्तों?
तो अमिताभ बच्चन को मिला है, अमिताभ बच्चन को मिला है। 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का विषय क्या था, क्या है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी ने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, चर्चा में रहने वाला रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया? रवांडा बिल किस देश में पारित किया गया है दोस्तों? तो ब्रिटेन में पारित किया गया है। और अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? 14 वर्ष के नाबालिग की 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्त अनुच्छेद 142 में, अनुच्छेद 142 में। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे कल, और ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, और पढ़ते रहिए मेरे साथ। बस इतना ही आज के लिए बस। अब देखिए कुछ नोट है, जीआई टैग